ओके बच्चे लोग, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्या होता है सर पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है पॉपुलेशन यानी कि पैरामीटर, और एक होता है क्या, स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। अब मान लो जब आप स्टडी करते हो तो पूरे पॉपुलेशन का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि नहीं? कई बार पॉपुलेशन इतना बड़ा होता है कि उसका वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग चेक करना होता है हम लोगों को कि जो हमने सैंपल साइज लिया है वो रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल से काम नहीं चलता हमारा, हमारे बहुत सारे सैंपल बनाते हैं हम लोग। पॉपुलेशन में से जैसे 1000 स्टूडेंट का पॉपुलेशन है, तो उसमें से हम लोग अलग अलग, जैसे मान लीजिए 1000 में से 200 स्टूडेंट का सैंपल बनाते हैं। एक सैंपल 1 बनाए, सैंपल 2 बनाए, सैंपल 2 बनाए 200 स्टूडेंट का, फिर सैंपल 3 बनाए 200 स्टूडेंट का। अलग अलग बहुत प्रकार के क्या करते हैं, रैंडमली आगे पीछे करके, शफल वफल करके अलग अलग बहुत सारे प्रकार के सैंपल बनाते हैं। ठीक है, और सैंपल का अपना अपना क्या आता है, वैल्यू आता है, जिसको अपन स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो मान लो इसका वैल्यू आया कुछ, इसका कुछ वैल्यू आएगा, सपोज इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा। तो हमको चेक करना पड़ता है, हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो हमने सैंपल बनाया हुआ है उसके वैल्यू एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वैल्यूज मैच कर रहे हैं, मतलब उसके जो वैल्यूज है यानी कि जो सैंपल आपने लिया है उसके रिजल्ट की एक्यूरेसी हाई है, इससे पता चलता है। तो इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? तो उस टेस्टिंग को अपन कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, या फिर क्या कहते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? ताकि रिजल्ट की एक्यूरेसी पता चल सके। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला बात आती है पैरामेट्रिक टेस्ट। तो व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट? तो पैरामेट्रिक टेस्ट कब इस्तेमाल होता है? तो पैरामेट्रिक टेस्ट तब यूज होता है जब डाटा न्यूमेरिकल होते हैं। पहले डाटा किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल, जैसे कि नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, नंबर्स में। और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल शेप में होना चाहिए। जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल शेप में होना चाहिए। समझते हैं नॉर्मल शेप का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल शेप में होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, नॉर्मल शेप मतलब ऐसा होता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्मल शेप में होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल शेप में होना चाहिए, इस तरह से। एक सेकंड यार, नॉर्मल शेप एक बेल शेप में होना चाहिए। नॉर्मल शेप बोला तो क्या होता है, एक बेल शेप में होना चाहिए। नॉर्मल शेप कब बनता पता है, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर वैल्यूज जो है आपका सैंपल का मीन, मीडियन और मोड, मीन मीडियन और क्या, मोड, ये तीनों जब इक्वल होते हैं उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ 50 फैमिलीज रहती है। उस सोसाइटी में कितनी फैमिली रहती है, 50। सबका अलग अलग इनकम है। किसी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में किसी घर का इनकम 1 लाख है, किसी घर का मंथली इनकम 2 लाख है, किसी घर का मंथली इनकम 3 लाख है, किसी का 50,000, ऐसे करके सबका मंथली इनकम है। तो इस 50 फैमिली में से तकरीबन 35 फैमिलियों का मंथली इनकम पता है कितना है, 2 लाख रुपए पर मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक जगह पे क्या है, एकत्रित है, नॉर्मल शेप है। क्या है, नॉर्मल। इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसी को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल शेप में होता है। कैसे होता है, नॉर्मल शेप। मतलब देखो 50 फैमिली है, 50 में से 35 फैमिली ऐसी है जिसका मंथली इनकम कितना है, 2 लाख रुपए है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब उसका मीन निकालोगे तो मीन, मीडियन और मोड लगभग 2 लाख ही आएगा, एक जैसा आएगा। क्या आएगा, एक जैसा। क्योंकि ज्यादातर डाटा क्या है, एक ही जगह पे क्या है, केंद्रित है। ज्यादातर डाटा क्या है, एक ही एरिया पे क्या है, केंद्रित है। इसको बोलते हैं नॉर्मल शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसी को अपन लोग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरामेट्रिक से पहला सवाल उठता है आपके सामने कि पैरामेट्रिक टेस्ट कब इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलना जब नॉर्मल शेप में होता है ना, जब हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा है वो किस फॉर्म में होता है, नॉर्मल शेप के फॉर्म में होता है, तब कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जनरली डाटा किस फॉर्म में होते हैं, डाटा जो होता है इंटरवल के फॉर्म में होते हैं या रेशियो स्केल के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, जब एग्जाम पढ़ते थे तो याद होगा, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इंटरवल के फॉर्म में होता है। और रेशियो स्केल के फॉर्म में होते हैं, रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में रहेंगे, है ना। इस प्रकार से रेशियो स्केल के फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ गया? परसेंटेज के फॉर्म में रहेंगे डाटा, एक बेसिक न्यूमेरिकल के फॉर्म में रहेंगे, नंबर्स के फॉर्म में रहेंगे, उसको बोलते हैं। तो वहां पर कौन सा टेस्ट लगता है, पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। तो याद रखना, पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ लगेगा, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है, जल्दी बोलो, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस टेस्ट में हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे पैरामीटर यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सैंपल नहीं आता है तो सैंपल का मीन निकालते हैं, मीडियन सैंपल, सॉरी मीडियन नहीं, मीडियन मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, 3 चीज निकालते हैं, मीन, वेरिएंस या फिर इससे अपन कंपेयर करते हैं कि दोनों में एक्यूरेसी, सिमिलैरिटी है या नहीं। हर सैंपल का ये वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। दूसरा है किस फॉर्म में होना चाहिए, सब पूछते हैं एग्जाम में। डाटा कैसे होना चाहिए उसके,
इंटरवल और रेशियो स्केल के फॉर्म में होना चाहिए। तो वहां और डाटा नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं? ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है पैरामेट्रिक टेस्ट? तो बताओ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कहाँ होता है? जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ गया? किस प्रकार के डाटा होंगे? इंटरवल और रेशियो स्केल के फॉर्म में होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक बेटा, तो देखो इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। देखो एग्जाम में ना मैच द कॉलम में आता है कौन कौन से टेस्ट होंगे। टी टेस्ट होंगे। पहला कौन सा टेस्ट होता है? आपको पूछता है कि कौन पैरामेट्रिक है कौन नॉन पैरामेट्रिक है। टी टेस्ट होता है। क्या होता है इस टेस्ट में? क्या होता है? दो ग्रुप का, सुनना, दो ग्रुप का मीन कंपेयर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? दो ग्रुप का मीन कंपेयर किया जाता है। समझ में आ गया? और इसमें जो सैंपल साइज होते हैं स्मॉल सैंपल साइज होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल सैंपल होते हैं। इसमें सैंपल जो होते हैं क्या होते हैं? स्मॉल। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत बार आ रहा है, बात आ रहा है स्मॉल सैंपल, लार्ज सैंपल। सर कैसे पता चलेगा स्मॉल सैंपल है? सुनो, कोई भी सैंपल जिसका नंबर 30 से कम है, 30 से क्या है? कम है, ऐसे कोई भी सैंपल जिसका वैल्यू 30 से, नंबर्स क्या है 30 से, उसको स्मॉल सैंपल बोलते हैं। और जो 30 से ज्यादा है, जिसके नंबर 30 से क्या है? ज्यादा है, उसको लार्ज सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज सैंपल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जनरली स्मॉल सैंपल के इस्तेमाल किया जाता है। टी टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? और इसमें क्या करते हैं? दो मीन का कंपेयर करते हैं, दो ग्रुप के मीन का कंपेयर, दो सैंपल के ग्रुप नहीं होते उसके मीन का कंपेयर करते हैं। सिर्फ किसका? दो मीन का। अगला होता है जेड टेस्ट। क्या होता है दूसरा? जेड टेस्ट। वो भी सेम किसकी तरह होता है? टी टेस्ट का होता है। बस सर फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लार्ज सैंपल टेस्ट किया जाता है। इसमें भी दो ग्रुप का मीन टेस्ट किया जाता है, बट ये स्मॉल सैंपल पे टेस्ट किया जाता है। स्मॉल सैंपल पे करोगे टी टेस्ट है, लार्ज सैंपल पे टेस्ट करोगे क्या है? जेड टेस्ट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अगला है बच्चों एनोवा टेस्ट। क्या है? एनोवा, इसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेस्ट कब इस्तेमाल किया जाता है पता है? जहां ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। दो ग्रुप है तो टी टेस्ट या फिर जेड टेस्ट इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर 3 ग्रुप है, कितने ग्रुप है सैंपल के? 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप है, तो वहां एनोवा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एनोवा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड देन फाइनली होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स होते हैं, जब आपके सामने ऐसे डाटा है जहां पे वेरिएबल्स दो होते हैं और दो रिलेशन के रिलेशनशिप को अगर आपको चेक करना है, तो वहां क्या इस्तेमाल होता है? कार्ल पियर्सन, सॉरी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। क्या इस्तेमाल होता है? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एनोवा टेस्ट और पियर्सन कोरिलेशन, ये आप लोगों के क्या होते हैं? आपके पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, कोई परेशानी नहीं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया बताओ? ठीक है, अब बारी आती है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। किसकी बारी आती है? नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक से जस्ट उल्टा। वहां कौन सा शेप होता है? जब आपका डाटा कौन से शेप में होता है, तो वहां क्या इस्तेमाल करोगे? पैरामीट्रिक। लेकिन जब आपका डाटा बेल शेप नहीं होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तब यूज होता है जब डाटा कैटेगोरिकल और रैंक के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रैंक के फॉर्म में। मतलब जब डाटा बहुत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप में ना रहे, आपकी डाटा पॉपुलेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप में नहीं है, या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है। कैसा है? असिमेट्रिक है। या तो जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है ना, ये कैसा रहेगा? या तो ऐसे रहेंगे या फिर क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। मतलब कि डाटा जो है फैले हुए रहेंगे। डाटा क्या रहेंगे? फैले हुए रहेंगे। ठीक है, एक जगह नहीं रहेगा। मतलब बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, डाटा बहुत सारे क्या रहेंगे? डिफरेंसेस रहेंगे। एक जैसे डाटा नहीं मिलेंगे आपको वहां पर। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, वहां पे मीन, मीडियन और मोड सबके क्या आएंगे? डिफरेंस आएंगे। मीन, मीडियन, मोड क्या आएंगे? वहां पे सबके डिफरेंस आएंगे। समझ में आ गया? तो बेटा ऐसे टेस्ट को अपन बोलते हैं, ऐसे टेस्ट को चेक करोगे जब सैंपल का, तो वहां पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं हो सकता, वहां क्या यूज होगा? नॉन पैरामेट्रिक। तो कैसा होता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज तब होता है जब डाटा कैटेगोरिकल या रैंक के फॉर्म में होंगे। याद करो वहां पे किस में यूज होता था? जब डाटा किस फॉर्म में होते थे? नॉर्मल फॉर्म में होते थे। और डाटा कैसे होते थे? नहीं, इंटरवल और रेशियो के स्केल में होते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाटा कैटेगोरिकल फॉर्म में। कैटेगोरिकल मतलब मेल और फीमेल, स्किल्ड वर्कर, नॉन स्किल्ड वर्कर, है ना? एक कैटेगरी है। क्या है? यस और नो कैटेगरी फॉर्म में होंगे। दूसरा रैंक के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? रैंक के फॉर्म में। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सबका डाटा अलग अलग होंगे। फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक कभी सेम होते हैं क्या? तो वहां रैंक के फॉर्म में होंगे, तो वहां नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेंगे। उनका मीन, मीडियन, मोड सब क्या रहेगा? अलग रहेगा। इसमें हम मीन या वेरिएंस पे डिपेंड नहीं करते। जैसे वहां पे मीन और वेरिएंस पे डिपेंड करते थे ना, यहाँ पे हम किस पे डिपेंड करेंगे? रैंक पे, फ्रीक्वेंसी पे और मीडियन पे डिपेंड करेंगे। किस पे? पूछता है एग्जाम में, पता है? नॉन पैरा, एकदम डीपली क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम लोग, डीपली बात। पैरामेट्रिक्स में क्या देखते हैं अपन? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉन पैरामेट्रिक में क्या देखेंगे? कॉमन सेंस है, रैंक, क्योंकि डिफरेंस रहेगा, फॉलो नहीं, वहां रैंक की बात आएगी। जहां सेम नहीं रहेगा वहां रैंक की बात आती है, जहां डिफरेंस है वहां क्या लिखे आएंगे?
रैंक की बात आएगी, है ना। अभी जैसे अभी ग्रेड सिस्टम नहीं हो गया पढ़ाई लिखाई में, सारे बच्चों को इक्वल बांटो, इक्वल जैसे सब एक जैसे रहेंगे, तो वो ग्रेड वाली बात आ जा रही है, तो वो किस में आ जाता है, पैरामेट्रिक में आ गया। और ये रैंक वाली बात आ जाए तो नॉन पैरामेट्रिक। क्लियर हुआ, ठीक। तो रैंक, फ्रीक्वेंसी और मीडियन के फॉर्म में, ध्यान रखना, मीडियन जैसी आएगा समझ जाना नॉन पैरामेट्रिक है। मोड मोड नहीं, मोड नहीं, ये चेक करने का तरीका है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब इसके की फीचर समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक, बता दिया। इसमें कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला टेस्ट होता है बच्चों काई स्क्वायर टेस्ट। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कंपेयर करते हैं इसमें काई स्क्वायर टेस्ट में, एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं, गुण चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? गुण। मतलब इसमें ना ऐसा होता है, पढ़े होगे तुमने एमकॉम में, इसमें ये देखते हैं अपन लोग कि जैसे जनरली अपन चेक करते हैं कि पढ़ाई करने से रोजगार, मतलब लोगों को, जैसे भाई जो पढ़ाई किया उसको भी एम्प्लॉयमेंट है, जो पढ़ाई नहीं किया इलिटरेट है उसको भी एम्प्लॉयमेंट है। तो क्या पढ़ाई, अपने को चेक करना पड़ता है कि पढ़ाई करने वालों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिला है या ज्यादा कमाते हैं, और जो पढ़ाई नहीं किया क्या उनको एम्प्लॉयमेंट कम मिला है। उसमें रिलेशन चेक करते हैं, एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं। देखो कैटेगोरिकल वाली बात आ रही, क्या आ रही है? कैटेगोरिकल वाली बात आ रही, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। दूसरा है मैन व्हिटनी यू टेस्ट। क्या है? मैन व्हिटनी यू टेस्ट होता है। ये बिल्कुल किसका अपोजिट है पता है? टी टेस्ट का। किसका अपोजिट है? हाँ, इसमें सैंपल साइज क्या होते हैं? छोटे दो ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप के ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं, छोटे ग्रुप का। किसका? छोटे ग्रुप का। और एक होता है क्रूशल वॉलिस टेस्ट। क्या होता है? क्रूशल वॉलिस टेस्ट। ये एनोवा टेस्ट का डिफरेंस होता है, अपोजिट होता है। जब ग्रुप 3 से ज्यादा होते हैं, जब 3 से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तब समझ में आ गया, इसको इस्तेमाल करते हैं। और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। वहां कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स उनका रिलेशन देखना है तो फिर यहाँ पे आपको रैंक डाटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? रैंकिंग कोरिलेशन, स्पीयरमैन का रैंकिंग कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन पैरामेट्रिक टेस्ट है और स्पीयरमैन का रैंकिंग कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? पक्की बात है कि नहीं? है दोनों में डिफरेंस देख लें तो देख लो। पैरामेट्रिक न्यूमेरिकल होता है, इंटरवल और रेशियो के फॉर्म में होगा, ये कैटेगोरिकल और रैंक के फॉर्म में होगा। जबकि ये नॉर्मल शेप में होगा, ये नॉन नॉर्मल में होगा। इसके पैरामीटर्स मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। इसके पैरामीटर्स मीडियन, रैंक और फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एग्जांपल इसके टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, कार्ल पियर्सन टेस्ट, और इसका काई स्क्वायर टेस्ट, मैन व्हिटनी यू टेस्ट और स्पीयरमैन टेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है तुम लोगों को तो बोलो। तो आपको पूछता है एग्जाम में कौन पैरामेट्रिक टेस्ट और कौन नॉन पैरामेट्रिक है। ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जबकि ये कभी कभी कम अबाउट भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है? इसमें अजम्पशन सेटिस्फाई होती है, इसमें अजम्पशन जब फेल होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैरामेट्रिक्स और नॉन पैरामेट्रिक्स। कोई परेशानी है तो बोलो। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? ओके बच्चे, चलिए अब बारी आती है स्कीवनेस की। किसकी बारी आती है? स्कीवनेस की। किसकी बारी आती है? स्कीवनेस की। क्लियर है? देखो मैंने आपको सिखाया ना कि आपको कई बार क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि आपके डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। अभी बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 50 फैमिली है, 50 फैमिली में 35 फैमिली ऐसी जिसका मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, तो डाटा कैसे शेप में है? बेल शेप में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। मतलब उनमें कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिकल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? या फिर ऐसा हो सकता है सब डिफरेंट डिफरेंट हो, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, तो ऐसे में क्या कहलाएगा? वो असिमेट्रिकल। तो अगर आपको सिर्फ डाटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो वहां पे अपन क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? स्कीवनेस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्कीवनेस इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या इस्तेमाल करते हैं? स्कीवनेस। मतलब स्कीवनेस का मतलब है डिफरेंस है। स्कीवनेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस है। मतलब आपके डाटा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके डाटा कैसे हैं? नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। आई बात समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ, नॉन पैरामेट्रिक है। वो तो टेस्ट है इस्तेमाल, वो तो टेस्ट की बात है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डाटा को कैसे पहचानोगे कि नॉर्मल है कि नॉन नॉर्मल है, बस ये पहचानना है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन नॉर्मल है, कैसे चेक करना मालूम है? क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन का मीन निकालना, फिर उसी क्वेश्चन का मीडियन निकालना, फिर उसी क्वेश्चन का मोड निकालना। अगर तीनों का आंसर सेम आ रहा है, समझ जाओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, ठीक। अगर आपने टेस्ट किया, मीन कुछ और आया, मीडियन कुछ और आया, समझ जाओ फिर वो क्या है? नॉन नॉर्मल है। अब ये यानी स्कीवनेस है। स्कीवनेस मतलब डिफरेंस है। स्कीवनेस का मतलब क्या है? अब ये डिफरेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्कीवनेस और एक होता है नेगेटिव स्कीवनेस। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव कब होता है? तो देखो पॉजिटिव कैसा होता है? जब आपका ग्राफ इस प्रकार का शेप बने। पॉजिटिव स्कीवनेस का मतलब होता है तुम्हारा शेप जो इस प्रकार से बनता है, ऐसा बने, ये पॉजिटिव ऐसा बनेगा। मतलब ये हुआ
कि जब राइट टेल लंबी होती है, देखो राइट टेल राइट साइड है ना, ये राइट टेल क्या हो रही है, लंबी होती है। राइट टेल क्या होती है, लंबी होती है। ज्यादा डाटा लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ज्यादा डाटा देखो कहां से कॉन्सेंट्रेटेड है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड। ज्यादा से ज्यादा डाटा क्या है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसे हुए इसको अपन पॉजिटिव सिक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहां पे इसका मीन, मीडियन और मोड डिफरेंट होते हैं, तो पता चल गया तुम लोग को। तो मीन ज्यादा होगा, मीडियन उससे कम होगा और मोड उससे भी कम होगा। जब कभी कोई आंसर निकाल रहे हो जहां मीन सबसे ज्यादा है, मीडियन उससे कम है और मोड उससे कम है, समझ जाओ सिक्वेंस। और कैसा सिक्वेंस है, पॉजिटिव सिक्वेंस है। कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर हुआ। और दूसरा होता है नेगेटिव सिक्वेंस। क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये राइट साइड में आपका क्या बनेगा, टेल बनेगा। जो पूछ बनेगा कहां बनेगा, और ज्यादातर डाटा आपके राइट साइड में क्या रहेंगे, लेफ्ट साइड में पूछ बनेगा और राइट साइड में ज्यादातर डाटा क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। ठीक है। तो यहां पे जब आप मीन मीडियन मोड निकालोगे तो ऐसा निकलेगा, मीन छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा होगा और मोड उससे बड़ा होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया, पक्की बात है। और अगला बेटा जीरो सिक्वेंस। जीरो सिक्वेंस जब कोई सिक्वेंस नहीं आता, सिमेट्री का डाटा। कैसे डाटा, जब आपका मीन मीडियन और मोड तीनों सिक्वल आ जाए, समझ जाओ क्या है, बेल शेप बनेगा। क्या बनेगा, बेल शेप। नहीं आया समझ में, आ गया, कोई परेशानी है, ओके और नॉट, ओके ओके कि नहीं नहीं, ओके ओके। देखो अब अगला आता है कर्टेसीज। क्या आता है, कर्टेसीज। कर्टेसीज क्या बताता है, कर्टेसीज आपके डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन की पिकनेस बताता है, नुकीलापन बताता है। कई बार डाटा ना एकदम एक ही जगह पे एक्यूरेट होते हैं, नुकीलापन आता है, सीधा ऐसा बेल शेप नहीं बनता डाटा। देखो डाटा कई बार कैसे बनता मालूम, ऐसे बनता है। देखो एक होता है बेल शेप, देखो एक बेल शेप बने, जैसे मान लो डाटा बन रहा है आपका बेल शेप बन रहा है, जैसे देखो ये ऐसा डाटा बेल शेप बना है। इसका मतलब समझे, इसमें ऐसे बहुत सारे डाटा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख कमाने वाले केवल 1-2 फैमिली नहीं है, बहुत सारे फैमिली है। लेकिन कई बार अगर ये डाटा ऐसा बने, ये ऐसे बने, ऐसे बने, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा इनकम है, ऐसी कोई फैमिली है जो सिर्फ एक ही फैमिली है, वन एंड ओनली फैमिली है जो 5 करोड़ कमाती है। तब वहां डाटा ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा देगा, नुकीलापन आएगा कि नहीं आएगा। तो जहां नुकीलापन चेक किया जाता है डाटा का, नुकीलापन या ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लैटनेस भी चेक किया जाता है। फ्लैटनेस, कई बार तुम्हारा शेप फ्लैट भी बनेगा। जब फ्लैट बन रहा है, ऐसा फ्लैट बन रहा है, ऐसा फ्लैट बन रहा है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फैला हुआ है, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकम कैसे है, एक जैसे है, ये कहने का मतलब होता है। समझ में आ गया। तो ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग। ठीक है। तो देखो अब मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, देखो समझाता हूँ इसको डायरेक्ट, यहाँ समझाता हूँ। तो जो कर्टेसीज है वो इस तरह से दिखते हैं अपन। ये देखिए कर्टेसीज दिख रहा है आप लोग को, ये कर्टेसीज है, देखिए ये कर्टेसीज है। कर्टेसीज 3 प्रकार की होती है। सबसे ऊपर लेपोकर्टिक, दूसरा मेसोकर्टिक और तीसरा प्लेटिकर्टिक। ठीक। तो देखो कर्टेसीज अगर गौर से देखा जाए, तो अगर आप गौर से देखोगे, देखिए लेपोकर्टिक मतलब क्या होता है, जब आपके डाटा में बहुत ज्यादा पिकनेस होती है। देखो ये डाटा में क्या है, बहुत ज्यादा पिकनेस है। ये देखो ये नुकीलापन है, यहाँ पे क्या है, नुकीलापन है। ये लेपोकर्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, लेपोकर्टिक। तो जब कर्टेसीज, एक वैल्यू निकालते हैं अपन कर्टेसीज, जब कर्टेसीज 3 से ऊपर आए, कर्टेसीज किससे आए, 3 से जब ज्यादा है, समझ जाओ आपके डाटा में एक नुकीलापन है, लेपोकर्टिक। आपके डाटा कैसे है, लेपोकर्टिक है। मतलब आपके डाटा में एक डाटा की भरमार ज्यादा है, मतलब एक वैल्यू, मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ एक ही, मतलब कम लोगों के पास है, हर किसी के पास वो वैल्यू नहीं है। लेपोकर्टिक, समझ में आ गया। जनरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे देश में अगर बोला जाए कि हमारे देश में इनकम कमाने, या तो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मतलब देश का तकरीबन 70% वेल्थ उन्हीं के पास है ना। तो हमारे देश में जो इनकम को अगर बनाएंगे अपन, तो ऐसा बनेगा, लेपोकर्टिक बनेगा। कैसे बनेगा, लेपोकर्टिक बनेगा। समझ में आ गया, लेपोकर्टिक। वैसे ही नॉर्वे नाम की कंट्री है, वहां के लोगों का इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग क्या है, सिमिलर है। तो वहां पे कैसा बनेगा, बेल शेप बनेगा, मेसोकर्टिक। नॉर्वे सबसे खुशहाल कंट्री है, नॉर्वे। ठीक, दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री जो है वो नॉर्वे है। ठीक है। तो वहां पे ऐसा बनेगा, ऐसा बेल शेप बनेगा। वहां पे कर्टेसीज 3 के बराबर आएगी। ठीक। और एक होता है प्लेटिकर्टिक। पैटिक, जैसे प्लेटी ऐसा, ये नॉर्मल दिया रुको, प्लेटिकर्टिक ऐसा बनता है, जनरली ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है, थोड़ा फ्लैटनेस रहता है। ये थोड़ा सा बेल शेप बना दिया, ऐसा फ्लैटनेस रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फैला हुआ है, इसको बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोलते हैं, प्लेटिकर्टिक। डाटा बहुत ज्यादा फैले हुए, कम है और डाटा फैले हुए, इसको बोलते हैं लेपोकर्टिक। जब 3 से कम होता है, जब कर्टेसीज क्या है, 3 से
कम आए, इसको याद कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तो पढ़ाई दिया, ये देखो ये पॉजिटिव है सिक्यूनेस, ये नेगेटिव सिकनेस है, और ये तुम्हारा नॉर्मल सिकनेस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई परेशानी है तो बोलो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ये पूरा हो गया, कोई परेशानी? ठीक, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये सब? ठीक है, देखो एक बार फिर पढ़ देता हूँ। लेपोकर्टिक हाई कर्टेसिस होता है, ग्राफ बहुत ज्यादा पिक्ड होते हैं, डाटा मीन के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। डाटा कहाँ होते हैं? अपने मीन के जो मीन वैल्यूज के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ज्यादातर डाटा मीन के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्यूरेट है, मतलब ज्यादातर डाटा जो है मीन के आसपास है, जो आपके एवरेज आया उसके आसपास डाटा है। एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा होती है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या समझते हो? जैसे मान लो, जैसे 5 लोग खड़े हैं आपके सामने, पहला बंदा 100 कमा रहा है, दूसरा बंदा 200 कमा रहा है, तीसरा बंदा 300 कमा रहा है, चौथा बंदा 5000 कमा रहा है, एकदम एक्सट्रीम, मतलब अंतर ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है ना। जैसे मान लो तुम कमा रहे हो 1 लाख रुपए पर मंथ, ये कमा रही 2 लाख रुपए पर मंथ, और ये कमा रही 3 करोड़ पर मंथ, मैच ही नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया? इसको बोलते हैं मतलब एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा हाई होती है यहाँ पर। समझ में आ गया? प्लेटिकर्टिक ग्राफ फ्लैट होता है, सबसे नीचे वाला बताया था जिसमें कर्टेसिस की वैल्यू कितनी आती है, 3 से कम आती है, ठीक। तो ये ज्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, मतलब डाटा इसमें ज्यादा फैले हुए होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कम होती है। हाँ, इक्वालिटी होती है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। सब एक जैसे डाटा, तुम 100 कमा रहे हो, तुम 101 कमा रहे हो, तुम 105 कमा रहे हो, 110 कमा रहे हो, मतलब डाटा आसपास ही है। प्लेटिकर्टिक, समझ में आ गया? एंड देन होता है मेसोकर्टिक, नॉर्मल शेप होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल शेप, ज्यादा डाटा एक जैसे होते हैं, ज्यादा डाटा एक जैसे होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? तो आज हमारा रिसर्च का जो एक कॉन्सेप्ट वाला क्लास था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मतलब अब आपको, हमको सिर्फ ये बतलाना था आपको लोग, रिसर्च का मतलब होता क्या है ये बताना था, मीनिंग बताना था कि ये होता क्या है। जब हम PYQ करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पे भी बहुत सारे नएपन आपको मिलेंगे, बट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे यार ये क्या चीज है। क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो भैया एक रिसर्च ही पढ़ने में हमको 2 से 3 महीना लग जाएगा। अपने को सिर्फ पढ़ना कम है और PYQ क्या करना है? ज्यादा करना, और हमको एक्सपीरियंस लेना है, तब बात बनेगी। क्वेश्चन बनाने में आना चाहिए आपको, नॉलेज कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आपके पास दिमाग कितना वो इंपॉर्टेंट है, कितना पैनिक को आप हैंडल कर सकते हो, कितना अच्छा आप उसमें कैसे आप किसी चीज को समझ सकते हो। आपकी समझ का यहाँ पे पेपर होता है, समझ का, आपकी समझ कितनी स्ट्रांग है, आपके पास कॉन्सेप्ट कितना, आपको नॉलेज कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, समझदारी कितनी है आपके पास, उसके बेस पे आप क्या करोगे। जब पेपर देने जाओगे ये सोच के जाना है कि कुछ नहीं आता मुझे, और नहीं आता है, और नहीं ही आएगा। बुद्धि से आपको पेपर क्या करना है? हल करना है। कितना ही पढ़ लो कम ही है, इसलिए बोलता हूँ कम पढ़ो, PYQ करो, और हर साल पेपर भी लगभग चेंज ही आएगा, बस वो आपको कैसे बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, वो बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो चलिए आज रिसर्च कंप्लीट हुआ, अगली मुलाकात नए यूनिट के साथ होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।